खंड अ में पहला प्रश्न देखेंगे। और देखो पहला प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विवितकर होगा। अब यहाँ पे विवितकर याद करना है, समीकरण दिया हुआ है और विवितकर पूछा है। मेरे प्यारा वो जो विवितकर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डी से। और विवितकर का फॉर्मूला होता है कि डी बराबर b² माइनस के 4ac, यह आप लोगों का फॉर्मूला होता है विवितकर का। और यहाँ पे समीकरण आप लोगों का दिया हुआ है। समीकरण क्या है आप लोगों का, 3x² माइनस के आपको 6x और प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब इसके नीचे इक्वेशन लिख लो, क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का इक्वेशन यही होता है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा आप लोगों का 3। यहाँ से मैं x और x कैंसिल कर दूं तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 6 और c बराबर आपका आ जाएगा 4। यहाँ से आप a b c का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से d बराबर आप विविधकर निकाल लीजिए, b²। b का वैल्यू कितना दिया है, माइनस के 6, तो माइनस के 6 का होल स्क्वायर कर दो और माइनस के 4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 3 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4। जब इसको हल करोगे तो d बराबर -6 का स्क्वायर करोगे तब प्लस के 36 माइनस 4 3 12 और 12 चौक कितना होता है 48 होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से जब d निकालोगे तो 36 माइनस 48 मतलब कि -12, तो d मतलब विविधकर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। सिंपल, देखेंगे चौथा ऑप्शन है तो यहाँ पे -12 मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये भी आप लोगों का बहुत ही सिंपल है। यहाँ से मैं दूसरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहूँ तो देखो कितना सिंपल है। आपको दिया हुआ है 3x और प्लस के 2y बराबर कितना दे रखा है 6 और यहाँ पे बोला कि y बराबर 0 हो, मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है तो लिखेंगे 3x प्लस 2 गुणे y, y का वैल्यू कितना दिया है 0, तो यहाँ पे 0 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। जब इसको हल करेंगे तो 3 को गुणा x में 3x और प्लस 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 6। जब 3x में 0 अगर आप जोड़ोगे तो 3x ही आएगा, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/3। जब 3 से कटाऊंगा तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ आपको x बराबर 2 प्राप्त होगा। जब x बराबर 2 प्राप्त हो गया और y बराबर यहाँ पे 0 दिया ही था तो हल क्या होगा, तो जब भी हम लोग हल लिखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा हल x, y के रूप में लिखा जाता है। तो x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू दिया था 0, मतलब हल जो होगा वो 2, 0 होगा। 2, 0 का मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं जैसे 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या से हम कितना परिमेय संख्या बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं। अगर इन्हीं परिमेय संख्या में 2 का मैं गुणा कर देता हूँ तो अगला क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, ये भी तो परिमेय संख्या ही है। अगर इसी 2/3 में मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो 3 दूनी के 6, 3 तिहाई 9, ये भी आपका परिमेय संख्या। इसी तरह 4 का गुणा कर दूंगा 5 का, इसी तरह करते करते इनफाइनाइट तक कर सकता हूँ, बहुत सारी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो कितना अनंत। तो ये पूछा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी मेरे प्यार बच्चों, अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित मतलब क्या होता है, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर यहाँ पे 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब समझते हैं, शून्य को छोड़ाकर कोई भी परिमेय संख्या ले लो। ठीक है, तो शून्य को छोड़ाकर कोई भी परिमेय संख्या है
अगर उसमें हम अपरिमेय संख्या का भाग दे दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि अगर मैं परिमेय संख्या ले लेता हूँ, तो देखो एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लेना, कभी आंसर गलत करके नहीं आओगे। कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी, यहाँ पे हम मैं क्या ले लेता हूँ, परिमेय संख्या, अगर उस कोई भी दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसमें आप भाग देते हो किसकी, अपरिमेय संख्या का भाग देते हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या है उसमें अगर आप अपरिमेय संख्या का भाग देते हो, तो जो भागफल आएगा उसका वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है, अपरिमेय संख्या ही हमेशा आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक शून्यतर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है वो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे प्यार बच्चों ये कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ठीक है, देखो इसके कहने का मतलब ये है मेरे प्यार बच्चों कि कोई भी संख्या है, अगर एक संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर कर देते हैं, मान लेते हैं कि वो संख्या यक्स है, और इसी यक्स संख्या का अगर मैं 1/3 भाग निकाल लेता हूँ और इसका एक संख्या का 1/3 भाग जो है कितना बराबर है, 21 के बराबर है, तो संख्या क्या होगी, यक्स का वैल्यू ज्ञात करो। तो यक्स को गुणा 1 में करोगे तो यक्स, ये तो आपका भाग है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 63। मतलब वो संख्या कौन सी है, 63 है। तो 63 का मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 6। देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर 6 जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 करनी में 3 सेंटीमीटर हूँ, ए सी का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, बी सी का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, तो बी का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो आप एक त्रिभुज बनाइए ए, और यहाँ पे रखिए बी और यहाँ पे रखिए सी। वैल्यू दिया है कि ए बी बराबर 6 करनी में 3, तो ए बी बराबर को हमने रख दिया 6 करनी में 3। इसके बाद ए सी बराबर 12, मतलब ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। इसी तरह बी सी का 6 दिया, तो बी सी का हमने 6 रख लिया। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है कि ये जो कोण बी है वो कितने अंश का होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप हमेशा इसमें पाइथागोरस नियम लगाइए, हमेशा पाइथागोरस नियम, हमेशा पाइथागोरस नियम लगता है। अगर पाइथागोरस नियम रूल फॉलो करता है तो बी का मान हमेशा 90 अंश होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन जाएगा। पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, याद रख लो खूब अच्छे तरीके से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, तो कर्ण मतलब क्या है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर, लंब मतलब ए बी का स्क्वायर, और आधार का मतलब हुआ बी सी का स्क्वायर। देखो क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, ए सी का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ 12 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास 6 करनी में 3 है, तो 6 करनी में 3 का हमने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस बी सी हमारे पास 6 है तो हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। जब इसको हल करेंगे तो 12 का करोगे तो 144 आएगा, बराबर यहाँ 6 का करोगे तो 36, गुणे करड़ी में 3 का करोगे तो 3, और प्लस 6 का करोगे तो 36। तो इधर तो आपका 144 आया हुआ है, इधर हो जाएगा आपका 36 18 3 3 9 1 10, 108 प्लस 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर तो 144 ही है, अब 108 में 36 जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा 144। अब देखो दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर का मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है, तो पाइथागोरस नियम का रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए कोण बी जो है 90 अंश होगा, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन गया। यही पूछा था कोण बी का वैल्यू, तो कोण बी का वैल्यू हम लोग किस पे ट्रिक करेंगे, ऑप्शन बी पे, अरे सॉरी कितना 90 अंश है, ऑप्शन ए पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 90 अंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7वां बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है।
कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मतलब दो गोला है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया, कैसे इसको हल करेंगे? यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 दिया है, ठीक है, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे भी आप लोगों का वही गोला ही है तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन दो गोला है तो पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। दिया कितना है अनुपात? 27/64 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हल करूं तो 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका R1 का क्यूब अब बटे R2 का क्यूब। इधर बच गया आप लोगों का 27 बटे के कितने? 64। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, R1 का क्यूब है बटे R2 का क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1 बटे R2 का होल क्यूब। जब दोनों का क्यूब हो तो उसको हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 27/64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये तो 3/4 का होल क्यूब है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल। बच जाएगा आपका R1 बटे के R2 बराबर के क्या हो जाएगा? 3/4। यहाँ तक आ गया त्रिज्या। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी आप लोगों का वही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या R1 होगी, यहाँ पे त्रिज्या R2 होगी, सिंपल, बस निकल गया। अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करूं तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका R1 का स्क्वायर और बटे R2 का स्क्वायर। हमने अभी कहा कि R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 बटे R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और यहाँ R1 बटे R2 का वैल्यू दिया है कितना? 3/4। इसका हम लोग क्या कर देंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। मतलब कि 9/16 जो है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया होगा 9/16, जो कि है ऑप्शन ए, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्यिका होगी। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे इसको हल करोगे मैं अभी बताता हूँ। मैं एक पेज ले लूँ हल करने के लिए। देखो इसमें एक फार्मूला चलता है मेरे प्यारों, जो फार्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए किसी के बदले। फार्मूला पहले अच्छे से लिख लो। फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर, फार्मूला लिख लो। फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। ये फार्मूला याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 3 गुणे माध्यिका माइनस के 2 गुणे समांतर माध्य। देखो ये फार्मूला होता है। अब देखो बहुलक दिया है कितना? 45, और माध्य दिया हुआ कितना? 27। तो बहुलक 45, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका ही हमको निकालना है तो इसको m से डिनोट कर देते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य। तो माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 27, तो यहाँ पे हम लोग 27 लिख देते हैं। अब देखो ये तो हो जाएगा आपका 45, ये तो हो जाएगा आपका 3 गुणे m, ये हो जाएगा 27 दूनी के कितना होता है? 54। तो ये तो हो जाएगा 45, ये माइनस का 54 अगर मैं इधर उठा लाऊं तो ये हो जाएगा प्लस के 54, अब बराबर इधर हो जाएंगे 3m। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं तो 5 4 9 और 5 4 9 99 बराबर क्या हो जाएंगे? 3m। 3 से मैं काटूं तो 3 3 9, 3 3 9, m का वैल्यू क्या आ जाएगा? 33। m मतलब क्या होता है? माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिका ही पूछा था, माध्यिका होगी तो 33 दिया है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न यह है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों दिया है यहाँ पे कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। इसके मूल क्या होंगे? आप सिंपल इसको गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, और गुणनखंड नहीं बनता है तो सीधा 4 नियम से इसको हल कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आने वाले हैं। हालांकि इसका गुणनखंड बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 1 बराबर 0।
तो एक का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब गुणा करने पे एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस के 2 आ जाए, तो क्या होगा आपका -1 और -1, क्योंकि -1 का गुणा -1 में करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, और -1 को -1 में जोड़ोगे तो -2 आ जाएंगे, बिल्कुल बन रहा है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1x, ठीक है। फिर बीच में क्या लगाओगे माइनस, फिर 1, उसके आगे भी x, फिर +1, ये वाला बराबर 0। तभी ना -1x -ax दोनों मिलके -2x होंगे, ठीक है। अब यहाँ जोड़ा बना लो, एक जोड़ा इसके साथ एक जोड़ा इसके साथ, सिंपल, दोनों में कॉमन ले लो, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो एक x गायब, तो एक x बचेगा माइनस, यह x कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पे 1 है इसमें भी 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। इस माइनस को गुणा जब इस प्लस में करोगे तो हो जाएगा माइनस, 1 का भाग जब 1 में दोगे तो 1 ही आने वाले हैं, बराबर 0। देखो x-1 इसमें भी x-1 इसमें भी, अगर दोनों में सेम बचेगा तभी तुम्हारा गुणनखंड सही है, समझ लो। तो दोनों में सेम बच रहा है तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x-1 1 कोष्टक में, इधर आपका ax है वाला, और माइनस के 1 कोष्टक में, बराबर के 0। इसी तरह हल करते हैं ना गुणनखंड। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, तो x-1 बराबर 0 इस बार, और इधर भी हम x-1 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, इसी तरह x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1। अगर हल की बात करें तो इसका हल आ गया है, इसका भी 1 आ रहा है कामा, इसका भी 1 आ रहा है, मतलब इसका हल जो होगा वो 1, 1 के रूप में होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम हल देखें तो 1, 1 मतलब पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 9, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखो, प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है, अच्छा प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 समन्वय 7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मेरे प्यारों चीज का तो ट्रिक चलता है, बहुत सिंपल, याद कर लेना। ट्रिक क्या है कि जब भी दो समरूप त्रिभुज, अगर भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दिया हो और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है, मतलब कि 4/7 जो यह संबंध है इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 को 16 और 7 का 49, मतलब कि 16 संबंध 49 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, और 16 संबंध 49 मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता है और भुजाओं का अनुपात पूछ लेता है, तो उस समय आप वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। ये वर्ग की हो ना, जस्ट इसका उल्टा कर देना, वर्गमूल निकाल देना। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल। चलिए, तो ये भी प्रश्न, ये तो ट्रिक से था, ट्रिक से याद हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, यह वाला देखो। प्रश्न नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप अगर बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगी। तो देखो वृत्त का परिमाप 2πr बराबर है वृत्त के परिमाप, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो है वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप 2πr, और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, तो हमने कर दिया। तो पाई से पाई कैंसिल, इस आर से ये वाला आर कैंसिल, तो इधर बच गया आर, बराबर इधर बच गया 2। आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, यही पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 2। 2 मतलब मात्रक, उसके आगे कुछ नहीं तो मात्रक लगाते हैं, मतलब 2 मात्रक होगी। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिंपल। चलिए ये भी हो गया, आगे बात कर लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसको हल करना है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, कह रहा है कि 125 से विभाजित करते हैं तो 8 शेषफल बचता है, जब 125 से विभाजित करते हैं तो 8 शेषफल बचता है,
और जब 70 को विभाजित करते हैं शेषफल 5 बचता है, बस यहाँ से घटा दो, घटा दोगे तो यह आ जाएगा 117 और यह आ जाएगा आप लोगों का 65। बस इन्हीं दोनों संख्याओं को आपको ले लेना है यहाँ पे HCF, बस वही आंसर आ जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, ऐसी संख्या ले जो दोनों से कट जाए, तो दोनों से कौन सा कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, नहीं तो ये 15 से 65 नहीं कट पाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 नाम 117, 13 5 65, मतलब HCF इसका 13 आ जाएगा। मतलब वो संख्या कौन सी है, 13। 13 से जब 117 में भाग दोगे, अरे 13 से जब 125 में भाग दोगे तो शेषफल 8 बचेगा, और जब 13 से 70 में भाग दोगे तो शेषफल 5 बचेगा। बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 13वां प्रश्न है। प्रश्न यह है 13वां कि यदि समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान होगा। सिंपल, देखो ये भी बहुत सिंपल है। जब आपको समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 6 बराबर 0, समीकरण दिया हुआ है और मूल आपको दिया है, मूल दिया है -2। देखो मूल जो होता है वो x का ही वैल्यू होता है, x बराबर -2 आपको दिया हुआ है, तो जहां पे भी x आएगा वहां -2 रख लो। तो x आ गया ना, तो -2 का होल स्क्वायर और माइनस के गुणे x आ गया, फिर -2 और माइनस के 6 बराबर के 0। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस, 2 को गुणा के में करोगे तो 2 के, और माइनस के 6 बराबर 0। देखो 4 - 6 -2 और प्लस के 2 के बराबर 0। इसको हल करोगे तो हो जाएगा 2 के बराबर -2 उधर जाएगा तो +2, के बराबर क्या आ जाएगा 2/2, और जब काटोगे तो के बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, और के का ही मान पूछा है तो के का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। और प्रश्न नंबर ये क्या है आपका 14वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 14 है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं। तो अगर मैं एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके विकर्ण हो गया, ये दोनों विकर्ण हो गया, तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर, अगर मान लो कि यह ए मान लेते हैं, या बी मान लेते हैं, या सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, बीच में आपको ओ मान लेते हैं, तो दिया है कि विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। मान लो कि इसको 12 सेंटीमीटर, अगर हम ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं और बी डी बराबर अगर हम 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो तुम ही बताओ कि जब ए सी 12 है तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 6, और जब बी डी 16 है तो इतना भाग हो जाएगा 8, ये इतना हो जाएगा 8, क्योंकि मध्य बिंदु विभाजित करता है ना। तो कह रहा है कि एक भुजा बताओ, तो सभी भुजाएं समान होती हैं, तो कोई भी एक भुजा निकाल दोगे तो सब निकल जाएगा। तो कोई एक निकाल लो, यही निकालो। देखो ये वाला एक त्रिभुज बनना है ना, ये ले लो, कोई त्रिभुज, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज यहाँ पे बी ओ सी ले लिया। बी ओ सी में देखने को हमें यह मिल रहा है यहाँ पे कि बी ओ तो यहाँ पे लंब का काम कर देगा, ठीक है, लंब, ये छोटा भुजा है, और ये आधार का काम कर देगा, और सबसे बड़ी भुजा यह है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती ही है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया। ठीक है, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और कर्ण ही निकालना है तो पाइथागोरस नियम लगा दो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 8 दिया तो 8 का स्क्वायर, और आधार 6 दिया तो 6 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का 64, 6 का 36। तो के स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो जाएगा 100। तो के अगर निकालें तो यह वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल में आ जाएगा। तो के बराबर वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। और के मतलब कर्ण, और कर्ण मतलब वही बीसी, और बीसी मतलब वही भुजा निकल गया, वही भुजा पूछा था, मतलब 10-10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का समचतुर्भुज है, सिंपल। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे प्यारों, जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है
वो ये है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और कह रहा है कि जो थीटा का वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर हो सकता है, 90 अंश होना चाहिए या 90 अंश से छोटा होना चाहिए, तो थीटा का मान क्या होगा पूछ रहा है। देखो कितना सिंपल दिया है, हमको दो ही चीज दिया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही समीकरण को बना के दिया है। अब यहाँ फॉर्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन थीटा बराबर ये जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर इधर बच गया थीटा, इधर हो गया 90 माइनस के थीटा, तो हो जाएगा थीटा माइनस के थीटा इधर आएंगे तो प्लस के थीटा बराबर 90, तो थीटा थीटा मिल गया 2 थीटा बराबर 90। तो अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 अंश। सिंपल, ठीक है। तो थीटा बराबर 45 अंश, मतलब कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों ये है, प्रश्न नंबर 16 है, 16वां प्रश्न है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। कि 144 के आप पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके जो घात होंगे उसका योगफल हमें बताना है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि आप सिंपल एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ मतलब म से निकाल लीजिए। 2 से कटाओगे 2 7 14, 2 दूनी के 4, 72 बार में। 2 से कटाओगे तो ये 36 बार में, 2 से कटाओगे तो 18 बार में, फिर 2 से कटाओगे तो 9 बार में, इसी तरह 3 से कटाओगे तो 3 बार में, और 3 से ये पूरा कट गया। तो लिखोगे क्या है 1 2 3 4, तो 2 को लिखोगे 2 पे पावर 4, 3 कितना बार है 2 बार, तो इसको लिखोगे 3 पे पावर 2। ये लीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया। लेकिन हमसे पूछा है घातों का योगफल, तो इसका घात क्या है 4 है, इसका घात क्या है 2। अगर इसको जोड़ दिया जाए कि 4 और 2 तो 6, यही पूछा है। तो 6 मतलब कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यार बच्चों क्लियर हो गया। चलो 16वां भी हो गया, 17वां प्रश्न बढ़ते हैं। देखो 17वां तो वैसे भी सिंपल है कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी है। मेरे प्यारों चीज को कैसे लिखते हैं, x, y के रूप में लिखते हैं। तो y अक्ष से दूरी मतलब y अक्ष से दूरी क्या है 5 है, सिंपल, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हैं इधर, मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। 5 मतलब कि ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, उसी फार्मूले पे है कि किसी बारंबारता बटन का माध्य आपको दिया है 24.1, बहुलक भी दिया है 28, उसका माध्यक होगा, माध्यक मतलब माध्यिका पूछ रहा है, उसका माध्यिका क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। माध्यिका पूछा है, फार्मूला वही लगेगा जो हमने बताया था आप लोगों को, एक बार फिर लिख देता हूँ। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, यही फार्मूला हमने बताया था। चलिए कैसे हल होगा, तो माध्य इस बार दिया है बहुलक, बहुलक 28 दिया तो बहुलक की जगह हमने 28 लिख लिया, बराबर 3 गुणे माध्यक हमसे पूछा है तो इसको हमने m मान लिया, माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 24.1, हल कर लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 28 बराबर 3 गुणे m माइनस के, इसको गुणा करोगे तो 2 एकम 2 और 24 दूनी के 48, तो 48.2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 28, माइनस की चीज उधर आएंगी तो प्लस 48.2, और बराबर इधर हो जाएगा 3 गुणे m। जब इसको जोड़ोगे 0.2 तो ऐसे ही रहेगा, 8 8 16, 4 2 6 1 7, 76.2 बराबर 3 गुणे क्या आ जाएगा m आ जाएगा। जब आप m से इसको कटाओगे तो कितना बार में कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 3 चौक को 12, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m मतलब माध्यिका कितना आ गया 25.4, ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। 25.4 मतलब ऑप्शन सी दिख रहा होगा आप लोगों को, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो ये अगला जो है तो वही फार्मूला ही पूछ लिया कि माध्य और माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, तो इसका आंसर तो सबको मालूम होगा क्या होगा। अभी हमने बताया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, क्योंकि हमने तो यही फार्मूला लिखा था ना कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2
माध्य, यह वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया। चलो अगला देख लो, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया है 4:9, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा, यह पूछा है क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है, इसको है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहले वृत्त का व्यास जो होगा वो हो जाएगा 4x और दूसरे वृत्त का व्यास जो है वो हो जाएगा 9x, ठीक है। अनुपात में क्या हो जाएगा 4x/9x हो जाएगा अनुपात के रूप में। वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है यहाँ पे 2πr और नीचे भी आपका 2πr ही होगा, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या r1 मान लो, इसको त्रिज्या r2 मान लो। यह बराबर हो जाएगा किसके 4x/9x के। तो यहाँ x x कैंसिल, यहाँ 2π से 2π कैंसिल, मतलब r1/r2। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा 4/9, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात भी सेम वही रहने वाला है, 4/9 ही रहने वाला है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा कि आज की वीडियो में बस मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लिया हूँ, क्योंकि इसको जब हल करने लगूंगा इस पेपर को तो 2 घंटे के हो जाएंगे, तो आप बोर भी होने लगोगे, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो में बस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद कल मेरी वीडियो आएगी, उसमें खंड ब रहेगा। क्या रहेगा, खंड ब। देखो कितने लोग को अगर आंसर भी चाहिए क्वेश्चन तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, अपने से हल कर लेना, अन्यथा कल वीडियो आएगी। देखो 21वां प्रश्न यह है, ठीक है, जो कि 2 नंबर के लिए है। अभी मैं दिखा देता हूँ पूरा, ताकि जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो, जो घर से करने आएंगे उनको अच्छी बात है, घर पे कर लीजिएगा, अन्यथा कल तो वीडियो मेरी आएगी ही। देखो ये ख वाला है, ये ग वाला है, ये घ, ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न है, दिख रहे हैं ना आपको, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेगा तो फिर क्वेश्चन पढ़ लेना। फिर 22वां से यहाँ पे 4-4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो। देखो 4 प्रश्न टोटल दिए हैं, चारों के स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। कल मैं इसको हल करूंगा, ठीक है। देखो ये उसी का पार्ट है। इसके बाद फिर 4-4 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये वाला ले लो। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट आएगा, उसी के नीचे ये ग्राफ था, ये वाला बना लेना उसी के नीचे। इसके बाद 23वां प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों में से कोई एक ही करना है, 6-6 नंबर के लिए। फिर 24वां प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी 6-6 नंबर का है, दोनों में से कोई एक ही करना है, हालांकि मैं पूरा हल करके दिखाऊंगा आपको कल। इसके बाद ये 25वां है, ठीक है, जो कि 6 नंबर के लिए। क्लियर हो गया। देखो 25वां में भी 2 प्रश्न आता है, या तो ये कर लो या तो आपको अथवा करके ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो पूरा हमने पेपर दिखा दिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, और कल खंड ब वाला आएगा तो उसके सारा में सोल्यूशन बता दूंगा, उसको कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।